देखो, आज हम पढ़ेंगे डिलीवरी। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ऑब्वियसली बात गुड्स की होगी और डिलीवरी भी गुड्स की होगी। तो यहाँ डिलीवरी का क्या मतलब है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी हम डिलीवरी पढ़ चुके थे ना, जैसे। पर उस सारे सेंस को यहाँ मत लाओ, वो अलग एक्ट था, ये अलग एक्ट है। डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देखो, कहीं से भी ये मैच नहीं करेगा उससे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग एक्ट हैं। दोनों के सब्जेक्ट मैटर ही अलग है। वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, यहाँ गुड्स है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, वॉलेंट्री, मतलब स्वेच्छा से, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, ये दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, वन पर्सन टू अनदर। तो एक्चुअली दो लोग होने चाहिए, ऐसा एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी कल हमने पढ़ा था। तो एक दो लोग होने चाहिए, तो एक सेलर होगा, एक बायर होगा। उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो रहा है कि उस गुड्स को कौन पजेस करता था, बाद में कौन पजेस करेगा, और वॉलेंटरली हो रहा है, मतलब उसमें कोई प्रेशर नहीं है। एज अ जनरल रूल, डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजीशन ऑफ द बायर। अब ये जो दूसरी बात लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल थी, उसमें तो केवल एक बात लिखी है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और ये ट्रांसफर ऑफ पोजीशन का कैरेक्टर होना चाहिए वॉलेंट्री, और उसके लिए भी उसने मीन्स लिख दिया है, और डेफिनेशन है ये। तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन अब ये रूल लिखा है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन के अलावा पार्ट है। रूल, रूल क्या कहता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी, मीन्स मीन्स नहीं कह रहा है वो कह रहा है मे बी का मतलब है ऐसा भी हो सकता है कि डिलीवरी मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग, मतलब आपकी कोई सी भी एक्शन डिलीवरी मान लेंगे। ऊपर तो क्या लिखी थी डेफिनेशन, जब ट्रांसफर ऑफ पोजीशन करोगे तो डिलीवरी मानेंगे। यहां पे बोल रहा है डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर। पोजीशन बायर का आ गया, इसके लिए आप एक्टिविटी कौन सी करते हो, ये एक अलग बात है। देखो, पोजीशन देने के लिए एक एक्टिविटी हो सकती है कि मैं सच में गुड्स तुम्हें दे दूं, ये एक तरह की डिलीवरी है। लेकिन वो याद है ना, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, गुड्स तो वहीं रखा है जहां रखा है ना, एक ड्रॉर में, एक गोडाउन में, और मैं उसकी चाबी तुम्हें दे दूं। या गुड्स रखा है मेरे एजेंट के पास, मैं कह दूं कि एजेंट से तुम ले लेना, मेरा ऐसा तुम्हें बताना और एजेंट को ये इंस्ट्रक्शन देना भी डिलीवरी ही है, क्योंकि वहां भी पोजीशन तो ट्रांसफर हो ही रहा है ना। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। तो ये जो हाँ। जनरल रूल है, इस बात को समझो। पोजीशन का मतलब केवल एक एक्चुअल डिलीवरी ही दिमाग में मत रखना। एक्चुअल डिलीवरी तो होता ही है पोजीशन ट्रांसफर, कि मैं तुम्हें सच में गुड्स जो मेरे पोजीशन में था तुम्हारे तक पहुंच जाए। लेकिन मेरी और भी कोई एक्टिविटी, डूइंग एनीथिंग विच हैज इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर, मेरी कोई और एक्टिविटी भी अगर यही इफेक्ट दे रही है, सेम इफेक्ट दे रही है, कि अब तुम्हारा कंट्रोल है उस पर, तुम्हारा पोजीशन है, तो जरूरी नहीं कि एक्चुअली मैं डिलीवर करूं, मैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी कर सकता हूं। आई होप ये बात कोई कठिन नहीं है अब समझने में। ऑलरेडी हम दो एक्ट में इसके बारे में बात कर चुके हैं, हाँ या ना? हाँ। अभी इसमें एक और हाँ। डिलीवरी आ जाएगी, सिंबॉलिक। इस पे ज्यादा बातें नहीं हुई है अपनी। सिंबॉलिक क्या है और कंस्ट्रक्टिव क्या है, और इनमें दोनों में अंतर क्या है? एक्चुअल में और इनमें क्या अंतर है वो तो ऑब्वियस है। एक्चुअल डिलीवरी मतलब तो सच में मैंने तुम्हें कोई गुड्स दे दिया, है ना, तो ये एक्चुअल हो गया। ये सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव में क्या अंतर है, जरा हम इसको समझते हैं। एक्चुअल तो बाद में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखो पहले। एक वेयर हाउस मैन है, होल्डिंग द गुड्स, मेरे बिहाफ पे कोई पर्सन मेरे गुड्स को होल्ड करता है वेयर हाउस में। वेयर हाउस समझते हो ना, जैसे किसान विसान लोग तो अपना सारा सामान वेयर हाउस में ही रखते हैं। उनके पास उसकी एक रिसिट होती है कि मेरा सामान वेयर हाउस में रखा है। मैं रिसिट किसी और को दे दूं सामान बेच के, तो वो सामान उसको मिल जाएगा।
ऐसा। तो एक वेयर हाउसमैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए एग्रीज टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी। तो वेयर हाउसमैन से कम्युनिकेशन हो गया है और ए ने कहा यार ये गुड्स मैंने बी को बेच दिए, गुड्स वहीं रखे रहने दो, बस तुम पहले मेरे नाम पे होल्ड करते थे अब बी के नाम पे होल्ड करते हो। कोई डाउट है क्या? नहीं। ये सब ए ही बोल रहा है, नहीं। ये सब कौन बोल रहा है? बी नहीं बोल सकता ऐसा, सेलर बोल सकता है ऐसा, क्योंकि वो ऑनर था। अरे हाँ या ना? बी थोड़ी बोल सकता उसका गुड्स मेरा हो गया आज से, वो क्यों मानेगा? वेयर हाउस में जिसका गुड्स था, जिसकी ऑनरशिप में था, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार ये जो गुड्स है ये मैंने बी को बेच दिया है, अब ये आपके पास जो है रजिस्टर उसमें मेरा नाम की लिखने के बजाय बी का नाम लिख लो, बी की होल्डिंग में है अभी ये। ऐसा ए बता रहा है वेयर हाउसमैन को। तो ए का ये एक्शन, ए जो कि एक सेलर है, उसका एक्शन क्या इफेक्ट दे रहा है? इफेक्ट वही दे रहा है कि पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है। अरे हाँ या ना? अगर ये हो गया, यही सब वर्ड्स हमें आंसर में यूज करना। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। तो नहीं। इसे हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में रखेंगे। अभी जरा सिंबॉलिक भी एक बार, पहले कंस्ट्रक्टिव का आप लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। When the transfer of the good is affected without any change in the custody, मेन वर्ड क्या है? कस्टडी नहीं बदल रही है। वेयर हाउसमैन के पास कस्टडी थी और आगे भी वेयर हाउसमैन के पास कस्टडी रहेगी। कोई डाउट है क्या? नहीं। नहीं। केवल एक एक्नॉलेजमेंट ले लिया ए ने एक एक्नॉलेजमेंट दिया। एक्नॉलेजमेंट मतलब वर्ड समझते हो ना, कि एक्नॉलेज करना, किसी बात को मानना, उसके ऊपर असर्टिवली उस पर किसी को डिक्लेरेशन देना, ये एक्नॉलेज करना कहलाता है। तो यहाँ ए जो सेलर है वो असर्टिवली डिक्लेयर कर रहा है वेयर हाउसमैन को, मतलब एक्नॉलेज कर रहा है कि ये जो गुड्स है मैंने बी को बेच दिया है, आगे से ये गुड्स आपके पास रखो लेकिन बी की होल्डिंग में रखो, ये इसका ऑनर अब बी है। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक प्लेस when a person in the possession of goods belonging to the seller acknowledges, ये एक्नॉलेजमेंट कौन दे रहा है? वेयर हाउस मैन। हमारे एग्जाम्पल में वेयर हाउस मैन ये एक्नॉलेज देगा। एक्नॉलेज देने के लिए वो रिसिट दे सकता है लिख के बी को कि भाई आज से ये गुड्स तुम्हारा है, मेरे पास होल्डिंग में। तो वो चिट्ठी तो बेकार हो गई जो ए के नाम पे इशू की थी। ए ने तो बोल दिया ये बी को है, बी का है, तो बी के नाम पे अब नई रिसिट बना देगा वो, उसी को वो एक्नॉलेजमेंट कह रहे हैं। और वेयर हाउस में ये एक्नॉलेज कर रहा है कि भाई जो गुड्स सेलर को बिलोंग करता था अब वो बायर को बिलोंग करेगा, और वो बायर के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है। जब उस एक्चुअल उसका मूवमेंट हुआ ही नहीं गुड्स का, गुड्स वेयर हाउस मैन के पास था, आगे भी वेयर हाउस मैन के पास रहेगा। When the transfer of good is affected without any change in the custody, देखो इस वर्ड को यूज करने के लिए कि वो उसका मूवमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कस्टडी नहीं चेंज हुई है। कस्टडी वर्ड यूज करना पड़ेगा। इट इज़ अ वेरी IMP वर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर मैं बोलूँ तो यही था जो दिमाग में आना चाहिए लिखने के लिए, अदरवाइज हम नहीं लिख पाएंगे इसको। विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी ऑफ द एक्चुअल पोजीशन। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। तो न कस्टडी नहीं बदलने का मतलब ये है कि उसका एक्चुअल जो पोजीशन है वो बदला ही नहीं। कस्टडी का मतलब एक्चुअल पोजीशन जो है वो बदला ही नहीं। वो वेयर हाउसमैन के पास था पहले भी पोजीशन, अभी भी वेयर हाउसमैन के पास है। पहले वो सेलर के बिहाफ पे होल्ड करता था, अब वो बायर के बिहाफ पे होल्ड करेगा। जहाँ ये केस दिख जाए वो समझ जाओ कौन सी डिलीवरी रहेगी, कंस्ट्रक्टिव। अब सिंबॉलिक क्या है? ये भी एक्चुअल तो है ही नहीं, एक्चुअल तो बिल्कुल ही अलग है। एक्चुअल पे तो मैं बाद में जाऊंगा क्योंकि वो तो सबसे सिंपल है। सिंबॉलिक डिलीवरी की कहानी क्या है? व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स। अब ये तो भाषा बिल्कुल नहीं समझ में आ रही, क्या टोकन, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिलीवरी ऑफ गुड्स in the course of transit may be made by handing over document of title to the goods,
लाइक बिल ऑफ लेडिंग। क्या कभी मैंने तुमसे इस वर्ड के बारे में बात की है? हाँ किया ना, वो उधर नेगोशिएबल पे टाइप्स पे। रेलवे रिसिट, और हमने कहा था इसको हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कवर नहीं करेंगे। हाँ नहीं। याद आया? हाँ हाँ, बिल मर्सेंटाइल ऑफ, का। हाँ मर्केंटाइल, बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ रेलवे रिसिट, और एक और वर्ड आ रहा है डिलीवरी ऑर्डर्स, की ऑफ वेयर हाउस कंटेनिंग द गुड्स। की चाबी वाली बात यहाँ है, इज हैंडेड ओवर टू बायर। अब देखो हाँ, क्या रहता है, मुंबई से यहाँ पे कोई गुड्स आना है रेलवे से, तो कैसे आता होगा तुम्हें क्या लगता है? बाय ट्रेन और अरे वो तो आना है, पर कैसे करें ये? सपोज मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि उज्जैन से कोई कोई सामान पहुंचा दो मुंबई, ऐसे कर लो, चलो, तो क्या करोगे तुम? रेलवे के थ्रू भेजना है, ट्रेन के थ्रू भेजना है। अभी तुझे वहां जाना है ना गुजरात, सपोज तेरे को गाड़ी ले जानी है तेरी, हाँ, या कोई और गुड्स है, सपोज कोई गेहूं बेचना चाहता है यहाँ से, हम्म, और ट्रेडर वहाँ है मुंबई, तो वो क्या करेगा? रेलवे के थ्रू बेचना है उससे, भेजना है, क्या करेगा? तो वहाँ पे जाके रेलवे स्टेशन पहले जाके रेलवे स्टेशन जाएंगे, ठीक है, फिर क्या करोगे? बोलते जाओ फटाफट। हाँ, रिसिप्ट इशू करना, मतलब वहाँ पे करना जाके पड़ता पूछेंगे भैया हमको सामान भेजना है, तो वो बोलेगा क्या सामान है, क्या है, सारी डिटेल में बात होगी, कौन सी ट्रेन से जाएगा, कितना समय लगेगा, उसका एक है। हाँ, बात बताएगा वो तुम्हें कहेगा कि गुड्स मुझे दे दो, ऑब्वियस बात है। और इसके बदले में तुम एक पेपर एक्सपेक्ट करोगे, जिस पेपर पे ये लिखा होगा कि तुमने गुड्स हैंडओवर कर दिया है रेलवे डिपार्टमेंट को, हाँ, और ये गुड्स इस तारीख को इस ट्रेन से वहाँ पहुँचेगा, हम्म, ठीक है। और ये रिसिट इस बात का एविडेंस है कि ये गुड्स जो है ये तुम्हारा है, और ये गुड्स कौन रिसीव करेगा वहाँ, उसका एड्रेस इस पे लिखा है, नाम लिखा हाँ, है। अब तुम बताओ वहाँ पे बंदे को क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे वो रिसिप्ट शो करनी पड़ेगी। वहाँ रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, और वही रिसिट शो करनी पड़ेगी जो यहाँ से इशू हुई है, उसी की एक कॉपी वहाँ भेजनी पड़ेगी तुम्हें मुंबई। हाँ, ये बात मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रही बात? यहाँ पे वो हाँ, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट में इशू करते हैं, सीधा वो डॉक्यूमेंट 3 हिस्सों में बनता है। ट्रिप्लीकेट में जनरली एक कॉपी वो खुद रख लेते हैं सेम इन्फॉर्मेशन के साथ, एक कॉपी तुम्हें दे देते हैं, 2 कॉपी तुम्हें दे देते हैं, उसमें से एक कॉपी तुम खुद रख लेते हो, एक किसको पहुंचा देते हो? रिसीवर। रिसीवर। ये तरीका है एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का। तो ये एक तरह का टोकन है। क्या तुम्हें अब ये वर्ड समझ में आ रहा है? हाँ, वेयर देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन ऑफ ट्रांसफर। ये पेपर टोकन ऑफ ट्रांसफर है कि भाई मैं यहाँ से कोई चीज़ वहाँ डिलीवर कर रहा हूँ, ये उसको बिलोंग करेगी जिसके पास ये रिसिट हो। वो बंदा जाएगा। आजकल तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई, पहले तो इतनी अच्छी नहीं थी। आजकल ये हो गया कि आधार कार्ड एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है कि वो जो बंदे का नाम लिखा है उसे उसका आधार कार्ड देख के आप आइडेंटिफाई या वेरीफाई कर पाते हो कि हाँ ये वही बंदा है। पर कोई ज़रूरी वही बंदा आएगा आधार कार्ड लेके अपना? उसका एजेंट आएगा, उसका ड्राइवर आएगा, उसके पास फुर्सत होगी क्या इतने बड़े ट्रेडर के पास कि वो हर डिलीवरी लेने जाएगा? इज़ इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं। और कंपनी हो सकती है वो, तो उसका काय का आधार कार्ड, उसका तो कोई बंदा ही आएगा। तो बेसिक बात इतनी बची कि ये पेपर ही एकमात्र साधन है, एकमात्र टोकन है जो टोकन ऑफ ट्रांसफर कहला रहा है। क्या ये वर्ड समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ, तो ये वर्ड को एक साथ पढ़ो, टोकन ऑफ ट्रांसफर। यही है वो रेलवे रिसिट, बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग जो है वो टेक्निकल टर्म है, और 11th-12th में कहीं बिजनेस स्टडीज़ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आई थी। हाँ, आई थी। वो शिप वाले मामले में यही पेपर का काम है, और रेलवे रिसिट रेलवे वाले ट्रांसपोर्ट के काम में यही काम करता है। तो टोकन ऑफ ट्रांसफ़र कहलाता है ये। तो जब कोई डिलीवरी ऑफ अ थिंग, मतलब वही बात है गुड्स, ये थिंग का मतलब गुड्स है। तो जब भी डिलीवरी ऑफ गुड्स इन टोकन ऑफ ट्रांसफर
ऑफ समथिंग एल्स हो रही है, मतलब बेसिकली डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स नहीं डिलीवर कर रहे हो तुम सामने वाले को, तुमने मुंबई की कंपनी वालों को, मुंबई के ट्रेडर को पेपर ट्रांसफर किया है, पर वो पेपर ट्रांसफर करना गुड्स ट्रांसफर करने जैसा है। और ये इस सिंबॉलिक को कहीं से भी हम कंस्ट्रक्टिव के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते अपने आप को, क्योंकि वहां तो एक्चुअली कस्टडी में कोई चेंज आया ही नहीं था। बोलो हाँ या ना। हाँ। तो ऐसा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये देखो वर्ड क्या लिखा है, हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। राइट में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जब आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैंड ओवर करके ये जताते हो कि तुमने गुड्स ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से आप गुड्स जाएगा और ये डॉक्यूमेंट जिसके पास होगा उसे गुड्स मिल जाएगा। हाँ। तो ये सिंबॉलिक डिलीवरी कहलाती है। तुम्हें सिंबॉलिक डिलीवरी समझ में आई या नहीं आई? हाँ आगे। और कहीं से कहीं तक अगर ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के साथ कंफ्यूज कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो बताओ मुझे। नहीं। अब ये जो तीसरा केस है ना, ये तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, इसको अभी क्लियर कर लो। देखो, एक वेयर हाउस है, ठीक है, एक वेयर हाउस है, उसकी चाबी है, ताला लगाया तुमने वेयर हाउस में, चाबी दे दी किसी और को, ये बोल के कि आज से गुड्स तुम्हारा। गुड्स नहीं दे रहे हो, चाबी दे रहे हो। अब मामला कंस्ट्रक्टिव का बनना चाहिए या सिंबॉलिक बनना चाहिए? तो कंस्ट्रक्टिव। हाँ, तुम्हें यही लगेगा, जबकि वो सिंबॉलिक है। मैं जानता हूँ ये कंफ्यूज करेगा, ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है। रीज़न बताता हूँ। कंस्ट्रक्टिव ना होने का रीज़न ये है कि कंस्ट्रक्टिव में कंडीशन क्या थी, एक्नॉलेजमेंट। ये वर्ड याद आ रहा? हाँ। इसको ढंग से समझाया मैंने। कौन दे रहा था ये एक्नॉलेजमेंट? वेयर हाउस मैन। ये याद आया कि पहले वो ए के बिहाफ पे गुड्स होल्ड करता था, जो सेलर था, अब वो बायर के बिहाफ पे गुड्स होल्ड करेगा। वो ये एक्नॉलेजमेंट दे रहा है बायर को। हाँ। इसमें कौन किसको एक्नॉलेजमेंट दे रहा है? कि आपने उसको दे दी। उसमें की देना केवल एक सिंबल है, जैसे पेपर देना एक सिंबल था, वैसे ही की देना भी तो एक सिंबल है। हाँ। किस चीज का? कि आपने गुड्स दे दिए। गुड्स दिए नहीं, की दी है, पर की देना ये सिंबल हो गया कि तुमने गुड्स दे दिए। जैसे डॉक्यूमेंट देके तुमने ये सिंबॉलिकली दिया, दिखाया कि तुमने गुड्स दे दिए। हाँ। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ आगे। हाँ भाई। पूछ लो अगर कंफ्यूजन है अभी भी एक चाबी वाली कहानी पे। नहीं नहीं। ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है, यहाँ कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, बीच में कोई पर्सन नहीं है जो एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। अब एक सवाल मेरा और जवाब दो। एजेंट के पास या थर्ड पार्टी के पास गुड्स पड़ा है, और थर्ड पार्टी को आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आज से ये गुड्स मेरा नहीं है, किसी और का है, और थर्ड पार्टी जो है वो एक्नॉलेजमेंट दे रही है बायर को कि ये गुड्स आपका है, मेरे पास रखा है, आप जब चाहो तब ले जाना। ये केस कंस्ट्रक्टिव है या सिंबॉलिक? ये कंस्ट्रक्टिव। अब तो मेरे डिफरेंस समझ में आ रहा है। जहाँ एक बीच में पार्टी इन्वॉल्व है जो एक्नॉलेजमेंट देती है कि भाई ये गुड्स तुम्हारा है, मेरे पास रखा है, जब चाहो तब ले जाओ, बायर को ही एक्नॉलेज किया जा रहा है। गुड्स की कस्टडी बिल्कुल हिल ही नहीं रही है, उसी के पास है जिसके पास थी। ये कंस्ट्रक्टिव है। जबकि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, या चलो वहीं रखा है। गुड्स का हिलना भले ही कुछ भी ना, अभी एक गोडाउन वाले में कंफ्यूजन इसलिए आ गया था तुम्हें कि गुड्स हिला ही नहीं वहाँ से, पर भाई इंपॉर्टेंट बात गुड्स का मूवमेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट बात थी बीच की में जो पार्टी बैठी है जिसकी कस्टडी में वो गुड्स है, उसकी कस्टडी नहीं हिली है। गुड्स का मूवमेंट मैटर नहीं करता है, कस्टडी मैटर कर रही थी। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। क्यों कंफ्यूजन आ रहा था वो भी समझ में आ गया तुम्हें? तो ये चाबी देना हो, पेपर देना हो, सिंबल है। चाबी देना मतलब गुड्स देना, चाबी देना मतलब गाड़ी देना, तो इट इज सिंबॉलिकल कि आप गुड्स दे रहे हो। कोई डाउट है तो बताओ अभी भी। ठीक है, अब देखो सबसे इजी वाला,
एक्चुअल डिलीवरी क्या है? जहाँ पे गुड्स फिजिकली डिलीवर किए गए बायर को, बात खत्म। वो दोनों केस नहीं है, सेलर ने सीधे सीधे गुड्स बायर को दे दिया। सेलर, ट्रांसफर, फिजिकल पोजीशन, 2 बार ये वर्ड यूज हुआ, तो सबसे की वर्ड कौन सा है इस आंसर को लिखने में? फिजिकल डिलीवरी, फिजिकल पोजीशन, यही वर्ड आईएमपी है। देखो मैंने तीनों जगह इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कर दिए तुम्हारे लिए। वहाँ कस्टडी और एक्नॉलेजमेंट आईएमपी था, और इसमें हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट या हैंडिंग ओवर की, ये आईएमपी था, और यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी की है बायर को। सर बायर को ही डिलीवरी कर सकते, थर्ड पर्सन को नहीं कर सकते। थर्ड पर्सन जो बायर का एजेंट है, ऑथराइज्ड मतलब एजेंट है, तो वही वाली बात होती है, एजेंट को ट्रांसफर करना मतलब प्रिंसिपल को ट्रांसफर करना। एजेंट जो कुछ करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है। ऐसे पर्सन को ट्रांसफर करोगे तो वो भी एक्चुअल डिलीवरी में ही आएगा। सेलर को सेलर बायर को ट्रांसफर कर दे या बायर के एजेंट को ट्रांसफर कर दे, कंफ्यूज मत हो जाना। बायर के एजेंट को ट्रांसफर करने पे कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक में बायर का एजेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ तो बायर का एजेंट मतलब बायर, सीधी बात। कोई समस्या है? नहीं। पेपर दे दिया, गुड्स नहीं दे रहे हो किसी को सामने, पेपर दे रहे हो, बोले ये लो पेपर, ये पेपर से गुड्स मिल जाते हैं, ये लो पेपर। दिस इज व्हाट? सिंबॉलिक। और ये बोल रहे हो फला फला व्यक्ति के पास गुड्स रखा है, मैं उससे बुलवा देता हूं तुम्हें, आज से वो गुड्स तुम्हारा है, और उससे बुलवा दिया तुमने बायर को मैसेज करवा दिया, एक्नॉलेज करवा दिया कि वो गुड्स आज से वो बायर के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, जब बायर चाहेगा उसे दे देगा वो। ये थी कंस्ट्रक्टिव। यहाँ तक कोई समस्या है तो बता दो मुझे। बाकी के 2 एक्ट में हम ऑलरेडी ये पढ़ के आए। जनरल जो हमने क्या बोलते हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, उसमें बेलमेंट में और वगैरह पे ये डिलीवरी वाली कहानी वहाँ भी आई थी। वहाँ का मीनिंग अपने दिमाग में रखना, या फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग अपने दिमाग में रख के इसको पढ़ना, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। ये वार्निंग पहले ही दे रहा हूँ, जब भी रिवाइज करना इस थॉट के साथ करना कि ये डिलीवरी किस सेंस में, बेलमेंट के सेंस की डिलीवरी और ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट की डिलीवरी आप मैच नहीं कर सकते। यहाँ पे स्पेसिफिकली डिलीवरी के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ लिखा गया है, और ये जनरल सेंस में शुरू से सिखा रहा हूँ कि इस एक्ट में अगर किसी बारे में लिख दिया गया तो आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो नहीं करेंगे, आप इसी एक्ट को फॉलो करेंगे। इसीलिए तो लिखा है इस एक्ट में बाद में। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। ठीक है। द गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। अब ये एक और कहानी है, डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट मतलब क्या सर? मतलब गुड्स किस कंडीशन में है। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है ऐसी कंडीशन, ये कंडीशन गुड्स की है, when they are in such a condition that the buyer would under the contract be bound to take delivery। देखो बायर के ऊपर अब बाउंडेशन है कि उसे डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, तो हम मानेंगे कि सेलर की तरफ से गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। जरा इसे आसान भाषा में बोल दो। बहुत बढ़िया एग्जांपल इसने ही लिख दिया, मेरे को एकदम दिख गया, यही पढ़ लेते। टिम्बर सेल की है। टिम्बर मतलब पता है ना तुम्हें, वो पेड़ होते हैं, उनको काटना पड़ता है फिर बेचते हैं, ऐसा। व्हेन ए पार्टी है यहाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल टिम्बर एंड मेक बंडल्स देयर ऑफ। अब बात ये हुई है कि बायर को बोला है, बायर बोल रहा है कि यार ये गुड्स मैं ले जाऊंगा, इसका बंडल बना के रखना। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है मैं बंडल बना के रखूंगा, मतलब वो पेड़ काट लेगा और उसके बंडल बना देगा, जैसे 4 बड़े बड़े लॉक्स का एक बंडल। तो सपोज बायर उसके पास गया, सेलर के पास, और बायर से पूछा कि यार बंडल रेडी है क्या। 2 जवाब दे सकता है सेलर बोल सकता है यार बंडल बनने में अभी 2 दिन लगेंगे, पर मैंने लकड़ी काट के रखी है, आप देख सकते हो, और ले जाना है तो ले जा सकते हो,
और मेरे मजदूर जो है वो अभी बिजी हैं और अभी बंडल मेरी तरफ से रेडी नहीं है, 2 दिन बाद रेडी होगा। इसका मतलब है सेलर ये कह रहा है कि अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। नहीं है। लेकिन अगर बंडल बांध दिए हैं सेलर ने, और यहीं तक की बात हुई थी कि बायर बस खरीद लेगा जैसे ही बंडल रेडी होंगे, तो सपोज सिचुएशन उल्टी है, सेलर ने बंडल बांध दिए, बायर आया नहीं है, सेलर फ़ोन लगा रहा है और बायर को बोल रहा है कि भाई देख ऐसा है, तेरे बंडल रेडी है ना, और मैंने बांध के रखे हैं, ले जाओ। अपनी बात हुई थी बंडल रेडी हो तो तुम ले जाओगे या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये सेलर अपनी तरफ से ये बता रहा है कि डिलीवरेबल स्टेट में रेडी है गुड्स, आप ले जाओ, यू आर बाउंड टू टेक द डिलीवरी। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। तो सारी कहानी किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जा रही है? गुड्स का उस कंडीशन में पहुंच जाना जहां पे बायर के ऊपर ये बाउंडिंग है, ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है। तो बाउंड वर्ड को ऑब्लिगेशन लायबिलिटी समझ सकते हो। टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब ये डिलीवरी इतना इजी वर्ड नहीं है, तुम समझ गए ना डिलीवरी, सारी डिटेल पढ़ ली हमने डिलीवरी की। तो अब बायर का मतलब तुम समझते हो, बाउंड का मतलब तुम समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब तुम समझ रहे हो, डिलीवरी का मतलब भी समझ रहे हो, क्योंकि हम ये सारा कुछ ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं। तो उस कंडीशन में जब गुड्स आ जाते हैं तो हम उसे डिलीवरेबल स्टेट में बोलते हैं। और जब एक्चुअली या तो तीनों में से कोई सी, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या सिंबॉलिक डिलीवरी, इनडायरेक्टली बोलूं, तभी हो पाएगी जब पहले गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होगा। तो क्वेश्चन घुमा के ऐसा पूछा जाएगा कि भाई ये गुड्स जो है वो डिलीवरी होगी कि नहीं होगी। तो पहली कंडीशन तो ये बोलना पड़ेगी कि पहले तो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, तब डिलीवरी होगी। और डिलीवरेबल स्टेट कैसे तय होती है सर? कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट बोले तो या तो सेल या एग्रीमेंट टू सेल, जो भी तुम्हारी बात है, उसमें जो कंसेंट बन रही है बायर सेलर की, उसमें वो लिख दिया जाता है कि बायर के ऊपर बाउंडेशन कब है गुड्स को लेने की। तो वो कंडीशंस पूरी करते से गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में जाता है। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में जाएगा तभी डिलीवरी होगी। डिलीवरी तीनों तरीके से हो सकती है, एक्चुअल डिलीवरी भी होती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी होती है और सिंबॉलिक डिलीवरी भी होती है। और किस तरह से डिलीवरी की जाएगी, ऑब्वियसली ये बात भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ही डिसाइड करता है। वो दोनों बायर सेलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में डिसाइड करते हैं। ये है पूरी स्टोरी। तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही। तो ये ओवरऑल पिक्चर था इसका। इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आया है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। मैंने उस पर IMP भी लिखा था, ये रहा। ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? ये एग्जाम्पल हैं इसके जो तुमने वहाँ पढ़े, बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट, ये दिखे इतने सारे हैं। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिट, वारंट। वारंट मतलब वो मूवी देख देख के तुम्हें वारंट का एक ही मतलब पता होगा कि पुलिस वाले जब चालान किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो उसको वारंट बोलते हैं, उसको वारंट बोलते हैं। बट एक्चुअली वो भी एक राइट है। एक्चुअली वो पेपर क्या है, बोलो क्या है वो? राइट। राइट टू टेक डिलीवरी ऑफ अ पर्सन। ये तो मजाक में बोल रहा हूँ मैं, पर तुम समझ रहे हो ना, वो राइट है। जो सर्च वारंट है पुलिस वालों के पास, तो इसका मतलब है कि यार उनको राइट है कि वो आके किसी प्रीमाइसेस को सर्च कर सकते हैं। अरेस्ट वारंट है, देखो सबके पीछे ऐसे नाम सुने ना, सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट, मीन्स यू दे हैव अ पेपर इन पोजीशन विच प्रोवाइड्स देम द राइट। तो ऐसे ही अब तुम पढ़ोगे, जब पढ़ाई करोगे तो पढ़ोगे शेयर वारंट। मतलब कि वो एक ऐसा पेपर तुम्हारे पास है कि तुम कंपनी से उसके शेयर ले सकते हो, इसको बोलते हैं शेयर वारंट। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा कोई भी पीस ऑफ पेपर जो आपको कुछ लेने का राइट देता है उसे वारंट भी बोलते हैं बहुत सारी जगह पे, इसलिए यहाँ पे वारंट आया वर्ड। और ये सारे पेपर भी तो यही दे रहे थे, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर, सारे पेपर का एक ही सार है। सारे पेपर्स का एक ही सार है, एक ही कंक्लूजन है। क्या ये सारे पेपर राइट दे रहे हैं? क्या, किस बात का राइट? गुड्स को रिसीव करने का राइट। तो ये सारे पेपर हम डॉक्यूमेंट ऑफ
टाइटल ऑफ गुड्स कहेंगे। अरे गुड्स को लेने का राइट है, इसीलिए तो हम इस एक्ट में पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो हम केवल इतने ही पढ़ रहे हैं। ऐसे और भी पेपर होते हैं, उनमें भी राइट मिलता है, पर वो यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं होंगे वो पेपर। क्यों? क्योंकि वो गुड्स वाली बातें नहीं है ना, इसलिए। समझ में आ गई क्या मेरी बात? हाँ हाँ इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? टाइटल टू गुड्स। टाइटल वर्ड का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया है। टाइटल मतलब क्या? ओनरशिप। यस, ऑनरशिप, और ब्रॉडरली बोला करो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ऑनर्स इंटरेस्ट भी होते हैं, बेनिफिशियरी इंटरेस्ट भी होते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं? नहीं आई, ये वाली नहीं आई ना? जब देखो टाइटल वर्ड आए ना, तो उसका मतलब समझा करो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ये ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, एक वर्ड का केवल एक मीनिंग नहीं होता है। जैसे कैपिटल का अकेला मीनिंग नहीं होता, प्लांट का अकेला मीनिंग नहीं होता, ऐसे इंटरेस्ट का भी अकेला वही मीनिंग नहीं होता, ब्याज। यहाँ इंटरेस्ट का लेना देना है, या तो आपके पास ऑनरशिप इंटरेस्ट है, या आपके पास बेनिफिशियरी इंटरेस्ट है। और कई एक्ट्स में कई बार ये बात आएगी। जैसे शेयर, अगर आपने मेंबरशिप, वो जो तुम उस दिन मुझसे सवाल पूछ रहे थे, याद करो कि सर सपोज हम किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, और तो क्या हम शेयर होल्डर हैं या मेंबर हैं? तो मैंने तुमसे कहा था कि देखो उनके पास एक मेंबर्स रजिस्टर होता है। जब तुम्हारा नाम उस मेंबरशिप रजिस्टर में लिखा जाएगा, तब तुम्हारे पास वोटिंग राइट आएंगे, और एक्चुअली ऑनर्स तुम तब बनोगे। वोटिंग पावर तुम्हें तब मिलेगी। ऑनर वो है ना जो रिस्क लेगा और डिसीजन मेकिंग करेगा कहीं ना कहीं। और अगर तुमने केवल और केवल मार्केट में आज शेयर खरीदा है, कल बेचने के लिए इच्छा से खरीदा है, तुम्हारा कहीं वो डीमेट अकाउंट खुला हुआ है, और एनएसडीएल या सीडीएसएल के डेटा बैंक में तुम्हारा नाम बस थोड़े देर, उतनी देर के लिए लिखा हुआ है जितनी देर के लिए तुम उस शेयर को होल्ड कर रहे हो। कहीं कंपनी पे तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कंपनी के पास तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। बस अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो तुम्हें मिल जाएगा। उस शेयर पे टाइटल तुम होल्ड करते हो, तो टाइटल अभी भी है तुम्हारे पास, लेकिन एज अ बेनिफिशियरी टाइटल है, नॉट एज अ ऑनर। क्या तुम ये दोनों बातों का डिफरेंस अभी भी समझ पाए या नहीं? हाँ तो यू होल्ड अ टाइटल, यू कैन होल्ड अ टाइटल एज ऑनर, यू कैन होल्ड अ टाइटल एज बेनिफिशियरी। एक और इंटरेस्टिंग अंतर बताता हूँ। वो गाड़ी जो तुम चलाते हो, ठीक है, उसे तुम्हारे फादर ने तुम्हें दी है चलाने के लिए, राइट? तो अगर तुम्हारा रोड पे, अगर सपोज वो गाड़ी कहीं खड़ी है और उसको गाड़ी को कोई और क्लेम करने के लिए बोलता है ये गाड़ी मेरी है, तुम उसको चाबी दिखा के और बोलते हो ये गाड़ी मेरी है, एक्चुअली तुम्हारी वो एज अ बेनिफिशियरी है, तुम्हारे लिए खरीदी गई है। रियल ऑनर अभी भी कौन है? फादर। तुम्हें अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो इन कहानियों को ना कई बार कई तरीकों से यूज किया जाता है। तो टाइटल का मतलब राइट, टाइटल का मतलब राइट और इंटरेस्ट। अब सीधे ऑनरशिप की जगह ये इमेजिनेशन बनाना शुरू करो। अब तुम इस पे मैच्योर होने लगे हो, तो शुरुआत में ये सब सिखाओ तो लगता है बच्चों को कि पता नहीं क्या सिखा दिया, इसलिए मैंने सीधे ऑनर ही सिखाया था। लेकिन अब मैं तुम्हें ये दोनों वर्ड सिखा सकता हूँ, और जहाँ पे मैं तुम्हें कहूँगा कि टाइटल का मतलब आप हमेशा समझोगे राइट और इंटरेस्ट, कि किसी चीज़ पे आपका कितना राइट है। एज अ ऑनर राइट का मतलब एब्सोल्यूट राइट होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके पास राइट केवल एब्सोल्यूट ही होते हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ, और क्लियरिटी इस पे रहेगी, और ये आगे के लिए बहुत ज़रूरी है। सपोज तुमने कोई लैंड ली है लीज पे, है ना, रेंट पे कोई ज़मीन ली है, कोई घर लिया है, और उस घर के लिए 1 साल का, 1.5 साल का, 6 महीने का कोई एग्रीमेंट हुआ है। उस 6 महीने के एग्रीमेंट के बेसिस पे उस ज़मीन के ऊपर, उस घर के ऊपर, उस 6 महीने तक तुम्हारी ही चलेगी वो पोजीशन में। तुम्हारे पोजीशन में कोई और उसमें एंटर होगा, उसमें कुछ करना चाहेगा, तो ऑब्वियसली उसे तुम्हारी परमिशन चाहिए। पर क्या तुम उसके ऑनर हो? नहीं। फिर भी मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम्हारे पास टाइटल है, तुम्हारे पास राइट है, तुम्हारे पास इंटरेस्ट है, तुम उसके बेनिफिशियरी हो, क्योंकि तुमने उसके लिए कॉस्ट चुकाई है, और उसका ऑनर की कंसेंट से तुम्हें ये बेनिफिशियरी राइट मिला हुआ है। तो पापा के कंसेंट से गाड़ी मिली हुई है, ये भी बेनिफिशियरी राइट है। लीज पे कोई लैंड ली है, वो भी बेनिफिशियरी राइट है। जहां तुम्हारे पास एब्सोल्यूट राइट भले ही ना हो, पर उस समय उस
गुड्स के ऊपर तुम्हारा टाइटल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? हाँ तो हाँ ऐसे डॉक्यूमेंट जिन डॉक्यूमेंट में ये राइट कैरी होता है, जिन डॉक्यूमेंट से ये राइट एक्सप्रेस होता है, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कहलाते हैं। तो बोले जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा उसका गुड्स होगा, उसका इंटरेस्ट होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है अभी भी कि नहीं? आ रही है। हाँ तो ये वो पेपर्स हैं जो गुड्स के प्रूफ ऑफ पोजीशन या कंट्रोल ऑफ गुड्स को दिखाते हैं। ये वो पेपर्स हैं जो प्रूफ ऑफ पोजीशन या कंट्रोल ऑफ गुड्स को दिखाते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? हम्म हाँ आ गई। इनको हम टाइटल ऑफ गुड्स बोलते हैं। अब इसी कहानी में बस एक कहानी और समझ लो, फिर अपन इसको कल भी एक बार रिवाइज ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और केवल यहाँ के लिए नहीं, बहुत जगह पे ये काम आता है। अब देखो ये एक और चीज़ है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अभी मैं जो ये दिखा रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, बिल ऑफ लेडिंग, वॉर फिंगर्स रिसिट, रेलवे रिसिट। लेकिन एक डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल भी होते हैं, ऐसे पेपर जो टाइटल दिखा रहे हैं। दोनों में अंतर है, दोनों सेम चीज़ नहीं है। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। तुम्हारे गाड़ी की एक आरसी बुक है जिसको रजिस्ट्रेशन कार्ड बोलते हैं। अरे है ना, देखा है कि नहीं वो? हाँ है। तो वो जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, अगर सपोज वो रजिस्ट्रेशन कार्ड तुम किसी फ्रेंड को दे देते हो, तो क्या इसका मतलब वो गाड़ी फ्रेंड की हो गई? नहीं वो रजिस्ट्रेशन कार्ड केवल ये दिखाने के लिए है कि इस गाड़ी पे टाइटल किसका है। वो रजिस्ट्रेशन कार्ड केवल टाइटल को शो कर रहा है, यस और नो? वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है कि वो पेपर देने से वो सामान उसका हो जाएगा। जिस पेपर में ये पोटेंशियल हो ना कि वो पेपर देने से सामान उसका हो जाएगा, जिसमें जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग में था, जैसे कि रेलवे रिसिट में था, जैसे कि वॉर फिंगर या वेयर हाउस की रिसिट में है, कि जिसके पास वो पेपर है अब वो गुड्स उसका है। इतनी कैपेसिटी वाला पेपर जो है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। जो केवल एक पेपर है जिसके ऊपर ये लिखा है कि ये गाड़ी इस व्यक्ति की है, ये उसका फोटो है, वगैरह वगैरह, ये डॉक्यूमेंट केवल टाइटल शो कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट किसी और को मैं दे भी दूंगा तो भाई वो गाड़ी तो रजिस्टर मैंने कराई थी आरटीओ जाके, वहां से वो पेपर मिला था कि मेरे नाम पे ये गाड़ी रजिस्टर है। वो पेपर मैं किसी और को दे दूं, वो खो जाए, किसी को मिल जाए, तो वो गाड़ी पे क्लेम कर सकता है क्या? तुम्हें क्या लगता है? नहीं नहीं कर सकता। दैट डॉक्यूमेंट मियर शोइंग टाइटल, टाइटल है उसमें पर वो टाइटल सिर्फ शो हो रहा है। वो पेपर टाइटल इटसेल्फ वो पेपर टाइटल नहीं है, पेपर टाइटल को शो करता है। जबकि दूसरे पेपर्स इटसेल्फ में टाइटल है, उनको डिलीवर करने का मतलब गुड्स डिलीवर करना। तो मैं अंतर समझ में आया अभी भी कि नहीं? हाँ हाँ तो ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये सेम चीज़ें नहीं होती। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की बात ही की है हमने डिलीवरी के लिए, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल से डिलीवरी नहीं होती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इससे डिलीवरी नहीं होती। कांट डिलीवर गुड्स, जबकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से डिलीवरी होती है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ आ गई। आ गई, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात के बारे में बात कर लें हम जरा। इंसॉल्वेंट तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जस्ट एक्नॉलेज कर लो कि वही लिखा है कि कुछ और लिखा है इस एक्ट में, क्योंकि ये एक्ट इसे क्या कर रहा है? डिफाइन। जब भी कोई चीज़ डिफाइन हो तो कुछ खास जाके पढ़ना चाहिए जिसके बारे में अपन को वैसे ही जनरल नॉलेज है, क्योंकि वो एक्ट उसे बांध देगा उसी पेरीफेरी में, और उसी पेरीफेरी में हमें, जिस पेरीफेरी में एक्ट ने बांधा है, जिस पेरीफेरी में या जिस प्रिमाइसिंग के साथ एक्ट बोल रहा है, हमें केवल उतना ही समझना है उसको।
तो ये एक्ट बोलता है एक पर्सन को हम इंसॉल्वेंट तब मानेंगे व्हेन ही सीजेस टू पे हिज डेट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट पे डेट एज द केस मे बी बिकम ड्यू वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। क्या मतलब है? देखो ये एक्ट ने बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन दी है। हम जो बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं इंसॉल्वेंसी की, उसमें तो हमने केवल कहा था व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू पे हिज डेट एंड समबडी मीन्स द क्रेडिटर कैन अप्लाई फॉर declaration of insolvency or he himself can apply for declaration of insolvency in the court and then court declared him as insolvent। ये कहानी थी, हाँ या ना? हाँ। ये हमने पढ़ी है, ये कॉमन सेंस है। इंसॉल्वेंसी का कॉमन सेंस यही है, लेकिन इस एक्ट में ये कॉमन सेंस नहीं है। देखो कुछ और है। ये कह रहा है कोई कोर्ट, कहीं लिखा है कि कोर्ट का डिक्लेरेशन चाहिए? कहीं लिखा है कोर्ट का डिक्लेरेशन चाहिए? नहीं। सीधे बोल दिया हम किसी भी पर्सन को इंसॉल्वेंट मान लेंगे व्हेन ही सीजेस टू पे हिज डेट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये लो, इतनी सी बात पे इंसॉल्वेंट मान लेगा ये। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नॉर्मली वो जो पेमेंट उसके ऊपर है वो नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये एक थी और लिखा है, मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इंसॉल्वेंट है वो। एक कंडीशन तो पढ़ ली, वो सेटिस्फाई हुई तो वही इंसॉल्वेंट हो गया। सीजेस टू पे मतलब वो पेमेंट करना बंद कर रहा है। कैन नॉट पे मतलब वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। वहाँ इंटेंशन है या अनइंटेंशन है? ही कैन नॉट पे हिज डेट व्हेन द डेट बिकम्स ड्यू। अरे ये इंटेंशनल हो गया, ये अनइंटेंशनल हो गया, वो नहीं दे पा रहा है भाई। अच्छा, इसके बाद कॉमा लगा के उसने और खास बात लिखी है, वेदर ही हैज़ कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि भैया देखो हमारे एक्ट में इंसॉल्वेंसी के लिए एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कमिट हुआ है या नहीं, कोर्ट गया है मामला कि नहीं, कोर्ट ने इंसॉल्वेंट बोला है या नहीं, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। ऊपर की दो बातें देख लो। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने पेमेंट देने बंद कर दिए हैं लोगों के, नॉर्मली वो किसी के पेमेंट नहीं दे रहा है तो वो इंसॉल्वेंट हो गया है। और ही कैन नॉट पे ऑन द ड्यू डेट तो वो इंसॉल्वेंट हो गया। कितनी बड़ी डेफिनेशन है इंसॉल्वेंसी की इस एक्ट में, और वो कैसे, मतलब कितनी आसानी से किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट मान रही। बात इतनी सी है, ये एक्ट ऐसे लोगों को इंसॉल्वेंट बोलेगा। और इंसॉल्वेंट पे अब ये मत सोचना कि वहाँ जो लोगों के साथ होता था वो होगा। वहाँ हमने पढ़ा था कि कोई व्यक्ति अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो कोर्ट उसके अगेंस्ट ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करके ये कर देगा अभी कभी। अरे उसके लिए तो कोर्ट ही जाना पड़ेगा, पर तुम्हें कौन से राइट मिल जाएंगे सामने वाले के इंसॉल्वेंट होते से, एक्ट को ये समझाना है। इसलिए वो डेफिनेशन में पहले से ये नहीं लाया कि कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे। उसने केवल ये बोल दिया कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोगों ने अगर पेमेंट करना बंद कर दिया है या फिर वो पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं ड्यू डेट पे, तो वो इंसॉल्वेंट मान लिए जाए। जब वो इंसॉल्वेंट मान लिया जाएगा, कौन? बायर, तो सेलर को जरूर कोई राइट मिलेंगे। उन राइट्स के वो राइट्स कब मिलेंगे, वो पॉइंट ऑफ टाइम सेट करने के लिए इंसॉल्वेंसी की डेफिनेशन ऐसी बनाई है। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही, मेरे को लग रहा है कि हाँ मैंने डिटेल में समझा दी है बात इंपॉर्टेंट। आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन खराब हो रही है क्या? हाँ थोड़ी बहुत खराब है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। हाँ। देखो प्राइस की जो डेफिनेशन है, उन्होंने लिखा प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। हाँ। हमारे लिए प्राइस क्या होगी हमेशा? वो जो मनी
गुड्स सेल किया है हमने, उसका मनी वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। बार्टर सिस्टम वाला कंसिडरेशन प्राइस नहीं कहलाएगा, ये क्लियर कर दिया उसने। जब सेलर गुड्स बेचेगा बायर को, सेल होगा, एग्रीमेंट टू सेल होगा, तो उसमें जो प्राइस मेंशन की जाएगी वो मनी में होनी चाहिए। इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस्ड इन द टर्म मॉनेटरी टर्म्स। इट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। इसके बिना आप एक वैलिड सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। इसमें कोई समस्या है? नहीं। ये बात हम पहले से क्लियर करते हुए आ रहे हैं। तो मनी की प्राइस की डेफिनेशन दी है उन्होंने, उसी बात को रीअश्योर करने के लिए कि आप मॉनेटरी टर्म के बाहर कहीं नहीं जाए। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमने पढ़ा, वहाँ पे भी एसेंशियल्स में था प्राइस। क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट और कंडीशन। मतलब कि जब हम क्वालिटी ऑफ गुड्स की बात करेंगे तो दो चीज़ें देखना उसको, गुड्स किस स्टेट में है और किस कंडीशन में है, ये उसकी क्वालिटी डिफाइन करेगी। एक और छोटी सी डेफिनेशन देख लो आज ही, मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मतलब ऐसा एजेंट हु इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस authority either to sell the goods or consign the goods for the purpose of sale। एक ऐसा पर्सन जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो गुड्स को बेच सकता है या कंसाइन कर सकता है, ये सेलर का एजेंट हो गया। एक बायर के एंगल से लिखा है टू बाय द गुड्स और टू रेज द मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, वो भी एजेंट है तुम्हारा। मतलब गुड्स को गिरवी रख के उधार लेने वाला पर्सन तुम्हारा गुड्स है, पर तुमने किसी को राइट दे रखा है यार मेरे गुड्स के ऊपर कभी भी बिजनेस में पैसों की ज़रूरत हो तो यू कैन रेज मनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। उसको भी हम तो बोरोवल कराने के लिए भी उन्होंने डेफिनेशन में राइट दे दिया इस मर्केंटाइल एजेंट को। ये उसकी अथॉरिटी बढ़ाने वाली बात है। तो यहाँ नॉर्मल एजेंट को दिमाग में मत रखो, उसके पास ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट भी है कि वो गुड्स को प्लेज करके उस पर मनी रेज कर सकता है। पर ऑब्वियस बात है कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में ये सारी बातें आपने स्पेशली लिख के दी हो उसको, तब कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। तो इन एजेंट्स को किन किन नामों से बुलाया जाता है? ऑक्शनियर्स, ब्रोकर्स। वो क्योंकि वो गुड्स सेल करते हैं ना, तो ऑक्शन करते हैं। जैसे सब्जी मंडी में जाओ ना सुबह सुबह, तो वो ऑक्शन कर रहे होते हैं तुम्हारे भी पे। तुम वो सब्जी बेचने वाले व्यक्ति सपोज करो, तो तुम अपनी सब्जी लेके जाओगे, तो वहाँ पे वो रोज़ सुबह फ्रूट जो मार्केट है या सब्जी मार्केट है, वो रोज़ ये काम होता है सुबह सुबह, बढ़िया। तो वहाँ एक ऑक्शनर खड़ा होता है बीच में और तुम्हारे गुड्स को तुम्हारे बिहाफ पे बोली लगाता है, और जो खरीदता है उसको वो बेच देता है। तुम साइड में खड़े रहते हो, वो तुम्हारे बिहाफ पे ही काम कर रहा होता है, और उसकी एक्शन मतलब तुम बाइंड, ऑक्शनियर बोलते हैं उसको। ठीक है? तो इसमें से खास तौर पे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ठीक से पढ़ना। मैं भी एक बार हुआ तो रिवाइज कराऊंगा। प्रॉपर्टी कल पढ़ेंगे, नहीं तो ये डेफिनेशन ज़्यादा हो जाएंगी। बाकी फिर हमारा सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल ऑलरेडी कवर हो चुका है। तुम्हारा होमवर्क दे रहा हूँ मैं आज तुम्हें एक, इसमें से और कौन से ट्रांजैक्शन से सेल डिफ़र करता है, और होमवर्क में केवल हायर परचेज और सेल का डिफरेंस दे रहा हूँ। केवल इसे रीड करके आओ, दोनों में बहुत अंतर है। बेलमेंट और सेल का तो बनता ही बनता है तुम्हें। हायर परचेज भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना इसके बारे में ऑलरेडी, कि नहीं? नहीं। तो बेलमेंट और सेल का डिफरेंस पढ़ के आओ, ये तो पढ़ चुके ना? हाँ ठीक है, हायर परचेज में बता दूंगा। ज़्यादा इस एक्ट में बचा नहीं है। ये देखो समरी आ गई, मुश्किल से 1-2 लेक्चर मैक्स, ये एक्ट ख़त्म हो जाएगा, ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी, सॉरी एक्ट नहीं। इसमें कितनी यूनिट है? 3 या 4 यूनिट है ना? ठीक है, बाकी तो वो पीछे वाली यूनिट सब वही सब बातें करेंगे।